बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम में न्यूज़ कैफ़े में सबसे ज़्यादा जो कोशिश करते हैं कि जिन मौज़ूआत पे बात करें वो तालीम और सेहत से मुतल्लिक़ होते हैं, ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। हम लोग भी लर्निंग करें, कुछ आप भी लर्निंग करें, कुछ जिससे सोसाइटी का और कम से कम हमारी फैमिलीज़ में, हमारी अपनी ज़ात में कोई ना कोई बेहतरी आ सके, क्योंकि माहिरीन के साथ इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। मुझे याद है कि आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, इसी मौजू पे हमने आज से 4 हफ़्ते पहले भी एक प्रोग्राम किया था, और वो मौजू था तालीम और तरबियत। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें सबसे पहले आगाही की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ के अंदाज़ा होने की ज़रूरत है कि वाकई सोसाइटी में ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए कितनी अहम हैं और उन्हें किस तरह दरकार है। तो आज भी हम इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे मोहम्मद अख्तर अराइन साहब और उमैर जालियांवाला साहब। तो आज हमारे साथ जो हैं वो मोहम्मद अख्तर अराइन साहब मौजूद हैं। तो उसी नशिस्त को हमने एक दूसरी मतलब किस्त के साथ जो है ना, हम आप दोस्तों के सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम कहते हैं मोहम्मद अख्तर अराइन साहब को, माहिर तालीम है हम आपको। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन, आप सुनाइए, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अख्तर साहब, लास्ट जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें जो चीज़ डिसाइड हुई थी, मतलब जो जहाँ तक हम पहुँचे थे वो ये था कि बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट से सीखता है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है हर पहलू में। तरबियत का जो पहला स्टेप है वो माहौल है। जो वो देख रहा है वो सीख रहा है, वो आप उसे सिखा नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीखे जा रहा है। फिर वो गवर्नमेंट की जानिब से जो एक और जो पॉइंट डिसाइड हुआ था, जो तजावीज़ थी, जो जिस पे सारे मुत्तफिक थे, उनमें एक ये थी कि ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो तब दी जाए जब वो कम से कम 6 महीने 1 साल किसी स्कूल में जाके वो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो पढ़ाए, तो वो एक जो गैप है टीचर्स का वो भी हल हो जाए। तो आज मैं चाहता हूँ कि जब तरबियत की बारी आती है, माहौल की बारी आती है, तो उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमारे बच्चों के लिए वो मुफीद हों। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसी सिलसिला, उसी का तसलसल है, आज की गुफ्तगू उसी की कड़ी है। यकीनन माहौल एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट जो है ये बहुत बड़ी क्लास है एक्चुअली। जब माँ की गोद में बच्चा आता है तो वो पहला माँ की गोद एक एनवायरनमेंट होता है, और इसका मकसद ये है कि घर जो है वो पहला स्कूल, बल्कि उसको नर्सरी कह लें। जैसे मॉन्टेसरी नर्सरी एक प्री स्कूल होता है, इसी तरह से एक नर्सरी कह लें जहाँ एक पौधा लगता है, बीज लगता है और वो वहाँ से ग्रो करता है। जो एनवायरनमेंट में बच्चा देखता है वही लर्न करता है। बेसिकली तालीम और तरबियत जो है उसको अलग अलग कर दिया गया, और ये तस्वुर किया गया कि तालीम शायद एक अलग एक एजुकेशन है, जिसमें एजुकेशन के बाद जॉब्स का जो सिलसिला है या प्रोफेशनली जो है उसमें वो काम आने वाली चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। तालीम जो है वो तरबियत के साथ होनी चाहिए, और तरबियत ज़ाहिर है तालीम के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो भी मतलब तय है ना ये सब कुछ। तो आप ये बताइए कि तरबियत में वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप, देखिए आप हों, हम हों, हमारे माँ बाप हों, या किसी के भी पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो वो बेहतर कर सकते थे उन्होंने बेहतर तरबियत की है। उन्होंने मतलब जितना वो अपनी औलाद के साथ कौन जानबूझ के गलत तरबियत करेगा, उन्होंने बेहतर तरबियत की है। ऐसी हमारी जो सोच है, हमारी जो एफर्ट्स हैं, उनको मज़ीद बेहतर क्या करें, वो बेसिक कोई जो चीज़ें, जो सीधे सीधे जो पॉइंट्स हैं वो बताएं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मगर मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको ये नहीं कह लें कि बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जब हमारी तरबियत की थी तो वो बहुत आला थी। समझना ये पड़ेगा कि उस वक्त जब तरबियत होती थी, तालीम व तरबियत होती थी, तो वो हालांकि पेरेंटिंग नए कपल्स को नहीं आती थी,
बहुत अर्ली मैरिजेज हो जाती थी, बच्चे पैदा हो जाते थे और उसकी तरबियत वो करने के लायक नहीं होते थे। काफ़ी सारे होते थे जी। अगर मुझे मौका दें तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा ताकि ये बेसिकली पता चले कि एक्चुअली पहले क्यों बेहतर होता था और अब क्यों बेहतर नहीं होता। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हम एक वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद आगे करते हैं, क्योंकि बात टूट जाएगी हमारी और मज़ा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। आपने कहा कि पहले जो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे बेहतर की, आज अब हम आप कहते हैं कि हम उस तरह तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? एक वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं आप दोस्तों की खिदमत में। कॉल्स भी शामिल करेंगे और मोहम्मद अख्तर अराइन साहब से इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर अराइन साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। वक्फे से पहले अख्तर अराइन साहब आपसे जो बात हो रही थी उसमें यह था कि आपने कहा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी जो तरबियत थी अपनी औलाद के लिए की हुई, वो आज के जो पेरेंट्स हैं उनसे कदरे अच्छी थी। हालांकि उनकी शादियां भी जल्दी हो जाती थी, मतलब बहुत कम उम्र में शादियां हो जाना, और बहुत बच्चे भी ज़्यादा होते थे, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे भी होते थे। तो उन्होंने किस तरह तरबियत ज़्यादा अच्छी की और किस तरह हम नहीं कर पा रहे, इस हवाले से आप बता रहे थे, प्लीज़। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में ये बात कहूँगा जो कि नाजरीन ये बात बिल्कुल बखूबी समझ जाएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स जो एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में ब्रॉडअप करते थे, फैमिली वैल्यूज़ उसमें होती थी और वो बच्चा देख के लर्न करता था। अगर यानी कि वो फादर जो न्यूली मैरिड या एक या दो पहले या दूसरे बच्चे का 20 साल की उम्र में पेरेंट बन जाता था, वो ख़ुद तो ट्रेंड नहीं था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स 40s और 50s की एज में होते थे, वो एक्सपीरियंस पेरेंट्स बन जाते थे क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सारी चीज़ें लर्न की, इन्वायरमेंट से लर्न की, प्रैक्टिकल लर्न की, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें लर्न की, सिर्फ थ्योरी लर्न नहीं की, देख के लर्न किया। अब उनके बच्चे जो थे वो ज़ाहिर है कि दूसरे अपने बड़े पेरेंट्स को देख रहे हैं, वो फैमिली वैल्यूज सब चीज़ें लर्न कर रहे हैं उसी एनवायरनमेंट से। सर माजरत चाहता हूँ सर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई सर। अच्छा जी, ठीक है सर, छोटे से वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मोहम्मद अख्तर अराइन साहब हमारे साथ हैं। माहिर तालीम हैं और वक्फे से पहले इनसे बात हो रही थी कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने तरबियत बेहतर की है और इनका कहना है कि आज के जो पेरेंट्स हैं उन्हें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो सर, जो निज़ाम आप बता रहे थे जो बदला है वो क्या था? मैं चाहता हूँ ज़रा एक दो जुमले पीछे से शुरू किया जाए ताकि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट क्योंकि ज़ाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, गैप लेना पड़ा। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि एक विलेज के अंदर जो इन्वायरमेंट होता था या स्मॉल टाउन्स के अंदर या छोटी नेबरहुड के अंदर जो मोहल्ले होते थे, वहाँ एक रिस्पेक्ट का और एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट प्रैक्टिकली अवेलेबल होता था जहाँ वो छोटे बच्चे बड़ों को देख के एक मिक्स एज ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करते थे और देखते थे और वो लर्न करते थे, और उसके अंदर तालीम और तरबियत का एहतमाम एक साथ होता था, चाहे वो मदारस के अंदर तालीम होती थी, चाहे वो स्कूल सिस्टम के अंदर तालीम होती थी। अब मैं बिल्कुल, अब ये है कि अब वो विलेज जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया, ठीक है। टाउन्स जो थे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए, ठीक है। दुनिया सिमट के रह गई और जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होता हुआ जो है वो होता गया, तो उसकी तरह से प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बढ़ते गए। ठीक है, मगर ये तो देखें ना, पूरी दुनिया में जो अभी भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, शायद उसमें पाकिस्तान आज भी बेहतर जगह पे खड़ा हो, ठीक है। बिल्कुल, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे लोग इकट्ठे तो नहीं रहते, मगर वो अपनी पूरी कौम को किस तरह तैयार कर रहे हैं। वहाँ तरबियत का कौन सा एलिमेंट है, घरों में क्या चीज़ प्रैक्टिस की जाती है, उसके बारे में बिल्कुल मैं वही चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि देखें, अब
उस सोसाइटी के अंदर जितने स्टेक होल्डर होते हैं, इनफरादी तौर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उस्ताद है, चाहे स्टेट है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सेहत, तालीम स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है। हर फर्द ने और हर इदारे ने अपना किरदार सर अंजाम देना था, ठीक है। अब वहाँ पर उनसे वो कमी हो गई। अगर देखा जाए 1962 के एक्ट के मुताबिक एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और एजुकेशन एक्ट की सिर्फ बात करें, और उसमें ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी जो प्राइवेट इदारे कायम होंगे उनको ग्रांट्स दी जाएंगी और उनको अलॉट किए जाएंगे, इम्यूनिटी प्लॉट दिए जाएंगे ताकि वो गवर्नमेंट का हाथ बटाए। अब होता क्या है कि जब छोटी छोटी तालीम की तरफ ले गए, फिर मैं तरबियत की तरफ आप बेसिक आप यहाँ पहले तरबियत को मुकम्मल करते हैं फिर आते हैं उस तरफ। नहीं देखिए सर, आपस में इंटरकनेक्टेड है। मुझे 2 मिनट मौका दीजिए, मैं आपको हकीकत से आगाह करूँ सर, और फिर उसके बाद सोल्यूशन ऑटोमेटिक सामने आ जाए। ठीक है सर, ओके। क्या अब देखिए, अगर एक इदारा है, चाहे वो तालीमी मदारिस वाला सिस्टम हो, चाहे वो दूसरा एजुकेशन सिस्टम हो, जब फंडिंग गवर्नमेंट ने जो देनी थे और अपने नेशनल मकासद हासिल करने थे, और अगर वो फंडिंग किसी और सोर्स से आएगी तो उनका एजेंडा भी आएगा। थोड़ा पॉइंट नोट कीजिएगा जो आजकल हो रहा है। अब उस वहाँ पर क्या होगा कि फिर दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन और मेमोराइजेशन एजुकेशन वाली बात आ जाती है कि जब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी, रियल लाइफ से एजुकेशन हमारी रिलेट नहीं करेगी, तो वहाँ मसाइल जन्म लेंगे। अब अगर सपोज़ बात करते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइजेशन पे जोर लगा रहा है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको नहीं मिल रही, तो उससे प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है कि ग्रेड्स लेने हैं, प्रेशर है मेरे ऊपर, मगर तरबियत का साथ एहतमाम नहीं है, उसको रिलैक्स रखा नहीं जाता, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया नहीं जाता अर्ली एज से। उसके बाद जब टेंशन लेता है तो फिर जब स्कूल का दूसरा वर्जन देखिए, 3-4 डायमेंशन से अगर आप जायज़ा लीजिए तो आपको सिचुएशन सामने क्लियर नज़र आएगी। सर वो वो सिचुएशन के ऊपर तो बात करें, सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात बुरे हैं, तरबियत में वो जो कुछ चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं आ रही जो आनी चाहिए। वो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, मैं प्रैक्टिकली जानना चाह रहा हूँ। आखिरी 10 मिनट से कम वक्त मेरे पास बाकी है, ठीक है। इसमें अभी मुझे 1-2 कॉलर शामिल करने हैं, अचानक ब्रेक आई तो खत्म हो जाएगा सारा कुछ, ये प्रोग्राम उधर का उधर ही पड़ा रह जाएगा। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। अभी हम हल पे आ जाते हैं। हल इसका ये है कि हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन दें, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से डील करें। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन क्या होती है बताइए? बिल्कुल, जैसे एक बिल्डिंग कैसे उसका इंतखाब होता है, क्या होता है वो? अर्ली ईयर जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जब बच्चा माँ की गोद से शुरू हुआ, और जो छोटे तालीमी इदारे हैं जो प्राइमरी लेवल के लिए तैयार करते हैं, वहाँ बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर बच्चे खुद से अपना काम करें, ठीक है, वो डिपेंडेंट ना बने, और उनको जो है ऐसे मौके फराहम किए जाएं कि वो खेल में अपनी असली ज़िंदगी की तरफ जाएं और उससे कुछ ना कुछ सीखें। जैसे कि देखें, जैसे मॉन्टेसरी सिस्टम और दूसरे अर्ली सिस्टम किंडरगार्टन के अंदर बच्चों को खुद से काम करने की आदत डाली जाती है, ठीक है। वहाँ मटेरियल मौजूद होता है क्योंकि प्ले बेस ही एजुकेशन होती है अर्ली ईयर के अंदर, चाहे सिस्टम ऑफ एजुकेशन अर्ली ईयर का कोई भी हो, चाहे मॉन्टेसरी सिस्टम हो, चाहे केजी खेल में सीखा जाता है और वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीखते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तब बनते हैं। मैं एक बड़ी मजे की बात बताने वाला हूँ आपको कि एक मिक्स एज ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है अर्ली ईयर के अंदर। पाकिस्तान में इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिसलाइक किया जाता है। अब मिक्स एज ग्रुप क्या है कि एक मॉन्टेसरी स्कूल है, उसके अंदर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का, यानी 3 लेवल के बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में 12 से 14 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ कहा जाता है कि अगर वो सीनियर है तो वो अगली नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए और अलग उसका एजुकेशन का एहतमाम हो। एक्चुअली मिक्स एज ग्रुप सोसाइटी जन्म में देती है। मतलब मिक्स एज ग्रुप में होता है क्या है कि जो पहले ट्रेनिंग ले चुका है या वो एक्टिविटीज़ कर चुका है, जब छोटा बच्चा वहाँ जाके उस मिक्स एज ग्रुप में उसका हिस्सा बनेगा तो अपने बड़ों से वो चीज़ सीखेगा
कि वो बच्चा जाके वो एक एक्टिविटी कर रहा है, वो अपने कपड़े हैंगर में डाल रहा है, वो शूज़ पॉलिश कर रहा है। ठीक है, पहले आप एक पॉइंट ये तय हुआ कि जो मॉन्टेसरी स्कूल का जो सिस्टम है ये बड़ा ज़रूरी है उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं बच्चे के ऊपर इतनी जल्दी जो है वो जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं भेजना उन्हें, अभी तो 2.5 साल उसकी उम्र है, उसे स्कूल भेजेंगे, यही तो सारी उम्र जिम्मेदारियों के साथ तो गुजारनी है। और पता नहीं बेशुमार वो लॉजिक्स जो हैं वो पेरेंट्स लेके आते हैं। तो उनके लिए दरख्वास्त ये है कि बच्चों को जितने भी ये अर्ली स्कूल्स के जो स्कूल्स हैं उसमें उन्हें दाखिल करवाएं ताकि वो बच्चों का एक बेसिक जो है वो वहाँ पे शुरू हो सके। मगर उसके साथ साथ पेरेंट्स ने खुद क्या करना है, बात हमारी अभी भी उधर की उधर ही है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त इम्तियाज अस्कर, बहुत ज़बरदस्त आपने टॉपिक रखा है और अल्लाह करे मेरी ये बात किसी के दिल में उतर जाए जो पावर रखता हो। आप यकीन करें दोस्त के जो चीज़ें जिससे कि हम इंसान बन सकते थे, अच्छे मौज़िब, उसको हमने कारोबार बना लिया। तो मैं तमाम प्राइवेट स्कूल वालों से भी अर्ज करूँगा, खुदारा इसको कारोबार बनाए, सो बनाए, अब तौबा करें और पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को। जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे ऐसे गरीब तबके में लोग हैं कि अगर उन्हें सही से पढ़ाया जाए तो आइजैक न्यूटन से भी आगे निकल जाए। यूरोप की मिसाल लें, वहाँ बादशाह का बच्चा और फकीर का बच्चा एक ही जगह पढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता। और अफसोस की बात यह है कि पिछली हुकूमतों ने भी इस पे तवज्जो नहीं दिया। खुदारा मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ लोगों के कि प्लीज प्लीज हमारी पाकिस्तानी कौम को फ्री पढ़ाओ यार। ये कारोबार की जगह नहीं है, मेडिकल कारोबार की जगह नहीं, एजुकेशन कारोबार की जगह नहीं, ये तो एक इबादत है। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है ना। और सबसे अहम बात सर, बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को फीस की अदायगी अगर आगे पीछे हो जाए तो जलील करते हैं। आप मुझे बताएं, जब बच्चों को आप जलील करेंगे तो क्या तरबियत होगी? वो भी जालिम बनेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एजुकेशन सेक्टर पे कि ये हमारे बच्चों को ऐसी तालीम दें और फ्री ऑफ कॉस्ट दें। क्यों? ये इबादत बनाओ इसको यार, कारोबार मत बनाओ, मरना है ना एक दिन। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि खुदारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करते हुए कौम के हर बच्चे की जिम्मेदारी रियासत ले, वरना अल्लाह को जवाब लेने और देने में, यानी कि उनसे देने में और लेने में देर नहीं लगती। सब कुछ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी बात की। डेफिनेटली जो पहला जो काम है वो गवर्नमेंट का ही है कि उसने, क्योंकि हमारा हक है कि गवर्नमेंट की तरफ से सेहत और तालीम की सहूलतें हमें मुयस्सर हों। अगर वो नहीं है तो बीच में ये प्राइवेट स्कूल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इनकी वजह से ही एटलीस्ट हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट जो है वो आज जो भी है वो एग्जिस्ट करता है। और नंबर 3, ये जो लोग वाकई बिज़नेस बना के बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तालीम और सेहत के नाम पे बिज़नेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं काबिल तारीफ़ है, मोहतरम ने बहुत अच्छी बात की, मैं तारीफ़ करूँगा कि एक्चुअली यही होना चाहिए। वही बात थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती, फंडिंग करती 1962 के एक्ट के मुताबिक, तो फिर क्यों बिज़नेस बनता, बल्कि चेक रखा जाता प्राइवेट इदारों पे। और जो मोहतरम ने बात की, बहुत खूब बात की और बहुत अच्छी बात की, हम उसकी फेवर करते हैं। सर आगे वापस आते हैं। सर आपने एक चीज़ बताई कि तरबियत जो है वो बच्चों की इसलिए बेहतर हो सकती है कि उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं, मॉन्टेसरी वगैरह के ये जो सिस्टम है इससे काफ़ी बेहतरी आती है बच्चों में। ठीक है, अब पेरेंट्स खुद क्या करें, ज़रा ये भी कोई बताएं, कोई काम की बात, ताकि वो वाकई उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़े। बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं, उनकी सेहत पे भी कोई, उनकी भी तालीम तरबियत पे कोई चीज़ है। बिल्कुल, मैं अगर आप चाहें तो एक और टर्म, बड़ी टेक्निकल टर्म है, एक छोटे बच्चों में 0 to 6 या 7 ईयर तक एक कुव्वत लर्निंग की होती है बच्चों में, जिसको एब्जॉर्वेंट माइंड कहते हैं। अब एब्जॉर्वेंट माइंड का अगर आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में दें कि जैसे लाइक एक स्पंज होता है और किचन के अंदर स्पंज होता है और उस फोम के अंदर उसमें एक कैपेसिटी होती है एब्जॉर्व करने की, वाटर एब्जॉर्व करने की। यूँ समझ लें कि एक बच्चा पैदा हुआ, आपके पास दूसरी पैरेलल एक एग्जांपल है कि फोम का पीस आया, उसमें आपने एक आबे जमज़म का एक चमचा डाल दिया और उसके अंदर थोड़ा से आप 2 कतरे किसी और चीज़ के डाल दिए, थोड़ा आपने उसमें कोई रेड कलर उसमें के 2 कतरे डाल दिए, वो एब्जॉर्व करता रहेगा। उसमें एक फॉर एग्जांपल के 1/2 लीटर एब्जॉर्व करने की क़ुव्वत है, उसके बाद मज़ीद ऑब्जर्व नहीं करेगा वो। एब्जॉर्वेंट माइंड लर्निंग की वो है कि जो इन्वायरमेंट में 6 साल तक 80% शख्सियत बच्चे की बन जाती है। उसका उठना, उसका बैठना अपने उस इन्वायरमेंट के, घर के इन्वायरमेंट से 6 ईयर तक बच्चा अपनी
लर्निंग कर लेता है, उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, उसका वे ऑफ डीलिंग सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। यही वो एज है जब बच्चे को बहुत प्यार और मोहब्बत से फैमिली वैल्यूज़, एजुकेशन और सारी चीज़ें, जैसे मैं कह रहा था प्रैक्टिकल लाइफ, वो एरिया है कि स्कूल में प्रैक्टिकल लाइफ पे काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ये की जाती है स्कूल में कि आप इसको ABC सिखा दीजिए, इसको 1 से 100 तक सिखा दीजिए। अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ या उसको अपनी केयर करना सिखाई जाती है, वो कहते हैं ये तो हमारा काम है, छोड़ें, आप तो जल्दी से इसको ना मास्टर बना दीजिए इस काम के अंदर। जब पेरेंट्स की ये तवक्कुआत होंगी, जो आपने कहा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को स्कूल के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये 0 to 6 ये फाउंडेशन है, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन में प्रॉपर स्टोन होगा, प्रॉपर सीमेंट होगा, प्रॉपर फैब्रिकेट लोहा होगा, तो समझ लीजिए वो स्ट्रांग होगा। सही। और यही इसी बेस के ऊपर बाकी बिल्डिंग खड़ी होती है। एक प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट का एक मेथड है, डॉक्टर मारियो मोंटेसरी का ये मेथड है बेसिकली, 0 to 6, 6 to 9, 9 to 12 और इस तरह से 12 to 18। जो पहला पीरियड होता है जिसमें इन्फेंटी यानी कि बच्चा होता है, उसके अंदर 0 to 6 होता है, जिसके अंदर ये ऑब्जर्वेंट, ये सेंसिटिव पीरियड होता है। इस सेंसिटिव पीरियड के ऊपर ही बिल्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जब आपका बच्चा इस उम्र में ऐसा। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है। बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने के हवाले से हम जब भी फ़िक्रमंद रहते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को बहुत महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल मत करवाएं, उतने उस स्कूल में दाखिल करवाएं जो आप आसानी से आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी तरबियत उनके घर में करें, उनके सामने लड़ाई वाला माहौल ना दें, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें दें जिससे वो उन्हें खुद फैसला करने की उनके अंदर सलाहियत हो, क्योंकि उस सारी ज़िंदगी उसने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले खुद करने, तो आप उसकी फ़ैसला साजी की जो एक ताकत है इसमें थोड़ी इसकी बेहतरी के लिए प्लान करके उसके साथ वक्त गुजारें। मज़ीद हम प्रोग्राम जब करेंगे इस हवाले से मज़ीद बातें शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ, आप दोस्तों के तजावीज़ सुनेंगे। इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, एक अलग मौजू पे बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बरकत अली शाह, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हमने स्किन और हेयर के हवाले से बात की थी और बहुत सारे दोस्तों ने कॉल करके और आपसे जो है वो कंसल्ट भी किया था उनके अपने मसाइल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे की इससे, क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ जब उम्र ढलती है ना, जब तो वो स्किन के चेहरे के ऊपर जो है ना वो एज नज़र आना शुरू हो जाती है। तो सब चाहते हैं कि वो फिटनेस जो है बरकरार रखें और वो अपनी उम्र से कम दिखें। ये तो एक ह्यूमन साइकी है, वो ऐसे ही चाहते हैं सारे। अच्छा, जिद्दत और तरक्की, टेक्नोलॉजी, इसका किस हद तक फ़ायदा उठाते हुए हम उम्र को रोक सकते हैं, लाइक एजिंग जो है वो नज़र ना आए? तो इसके लिए जो मेडिकल साइंस है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट सामने आए हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। जी फ़हीम साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे जब हम इस एक एरा में रह रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को घर बैठे ही काफ़ी चीज़ों तक एक्सेस हो जाती है कि ये टेक्नोलॉजीज़ ये चल रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 30 ईयर्स के बाद हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। पहले फेज़ में हमारा स्किन और ब्रेन, ये दोनों चीज़ें एजिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली आपको 40, 45, 50 प्लस के बंदे को आप नॉर्मल देखेंगे, लेकिन जब आप उसके ब्रेन की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको एजिंग नज़र आएगी। इस तरह से स्किन में भी अब वो डिपेंड करती है आपकी अपनी डेली लाइफ पे, सोशल सर्किल पे, आपकी अपनी रूटीन पे, सन स्क्वायर पे, कि वो आपका एजिंग प्रोसेस कितना फास्ट जा रहा है। हमारा अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त मौजूद हैं जिससे हम एजिंग प्रोसेस को स्टॉप भी कर देते हैं और स्लो भी कर देते हैं
और उसमें जो है अगर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं एज की वजह से, जैसे रिंकल्स हैं या जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स की डेवलप, तो उनको हमारे पास काफ़ी मॉडलिटीज़ हैं जिससे हम बेहतरीन तरीके से करेक्ट कर ठीक लेते है। हैं। तो अच्छा, इसमें वो जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, वो जब आप बताते हैं कि ये हम कर सकते हैं, तो वो क्या पेशेंट डिसाइड करता है कि मुझे उनमें से ये करवाना है? जैसे वो कौन से हैं, ज़रा इस बारे में पहले बताइए, फिर आते हैं इस पे। अच्छा, एक्चुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी अवेयर भी होते हैं। दे नो, मीन्स किसी ने बता दिया या नेट पे देख लिया या कुछ इस तरह से कि जी ये ट्रीटमेंट मुझे करानी है, लेकिन हम डेफिनेटली वो पेशेंट्स के उस पर नहीं जाते। हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी जो नीड है उस अकॉर्डिंगली हम फिर उसके लिए प्लान बनाते हैं कि जी नहीं, अगर फर्स्ट करें जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 30-35 करीब पेशेंट आ रहा है हमारे पास पार्टी के, वो कह रहे हैं हमें फिलर्स लगाएं, हमें बोटॉक्स लगाएं, हम नहीं लगाते। अच्छा, जी, क्यों? हम आर्टिफिशियल चीज़ क्यों इंसर्ट करें जब तक उसकी अपनी बॉडी के सेल्स में अभी भी इतनी ताकत है कि वो डिवाइडिंग फेज में आ जाए। ठीक है, यानी पूरी नीड जनरेशन फेज नहीं में है आ तो जाए, आप नहीं लगाते? नहीं लगाते। डेफिनेटली हम क्लियर कट उनको डिस्करेज करते हैं। इस वजह से काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इज़ प्रोफेशन। ठीक है, नहीं, इसमें हम कभी भी नहीं, हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास है, ये हमारे पास Q-Switch NDJ ग्लेजर लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। कौन सी है ये? Q-Switch NDJ ग्लेजर। अच्छा, ये लेज़र सिस्टम है और इट्स वेरी इफेक्टिव एंड वेरी कॉस्टली एक मशीन है, वे लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है और लेटेस्ट तरीन वर्जन है हमारे पास, तो इट्स वेरी गुड इफेक्ट्स। ठीक है, इसके किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये हम एंटी एजिंग के तौर पे, एंटी रिंकल, फाइन लाइंस, ठीक है ना, और इन चीज़ों में सबको करेक्ट करने के लिए हमारे पास ये एक मॉडलिटी ये है हमारे पास। ठीक है। सेकंड, हमारे पास एक SR सिस्टम है, वो भी एक लेज़र सिस्टम है, स्किन रिजुविनेशन सिस्टम कहलाता है, वो भी हमारे पास है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है। SR से करेक्ट हो जाएगा, हम SR पे रखेंगे, आगे है हम Q-Switch पे ले जाएंगे। ठीक है। साथ साथ में हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीज़ो के साथ जो PRP हम कर रहे हैं, हमने अभी 6-8 महीने साल में जो हम कर रहे हैं उसमें हमने बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं उसके। ठीक है, अभी आपने हमें 3 ट्रीटमेंट्स जो है 3 ना वो मॉडलिटीज़ जो है। अच्छा, अब ये इनके बारे में ज़रा तफसील से मैं जानना चाहूँगा कि ये किसको किस वक्त कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो अपनी बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। और आप दोस्त भी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर बरकत अली शाह साहब से कुछ भी पूछना चाहते हैं अपनी स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से और एडवांस ट्रीटमेंट्स के हवाले से, तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। डॉक्टर बरकत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और बढ़ती हुई उम्र को किस तरह रोका जा सकता है, आज इस हवाले से बात हो रही है। सर, आपने 3 ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें बताया है कि इन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए आप उम्र को रोक सकते हैं और आप देर तक जवान दिख सकते हैं। अच्छा, जो स्किन पे लाइंस वगैरह आ जाती हैं, जिस तरह ये लाफ लाइन होती है, वो क्रो फीट होता है और वो झुर्रियाँ वगैरह जो आ जाती हैं, हाँ, तो इनको जो आ गई हैं तो इनको कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्या उसके लिए बोटॉक्स और वो फिलर्स वगैरह इनकी ज़रूरत होती है या उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी है कि वो ट्रीटमेंट करवाने से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, मसला ये है कि हम कोशिश यही करते हैं कि पहले फेज़ में पेशेंट की एज अगर बिलो 50 है तो हम उसके अपने सेल्स को एक्टिवेट करके थ्रू डिफरेंट मॉडलिटीज़ हम वो चीज़ें करेक्ट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं। तो इतने स्किन में सेल्स होते हैं, उसमें इतनी जान होती है कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है? डेफिनेटली। अच्छा, तो वो किस जो सिस्टम के साथ लेज़र थेरेपी वगैरह जो है हमारी, उससे हम उन सेल्स को दोबारा रीएक्टिवेट फेज़ में लेके आते हैं और वो उतनी डिवाइडिंग फेज़ में आ जाते हैं कि काफ़ी हद तक पीपल्स आर वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि नो देयर मोर सेगिंग ज़्यादा है या लाइंस ज़्यादा डीप हैं, एज भी अबव 50 है, उसमें फिर डेफिनेटली हम फिलर्स के लिए या बोटॉक्स के लिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, उसकी रिक्वायरमेंट, फिर हम उसको ऑप्शंस बताते हैं कि जी ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं।
क्योंकि ये फिलर्स या बोटॉक्स जो है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर फॉर लाइफ, ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का फिलर लगाते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा 8 महीने से लेके 1 साल के अंदर होती है, यानी कि दोबारा करवाना पड़ता है। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी बॉडी एक फॉरेन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसको इंगल्फ करना शुरू कर देगी। सही है। तो वो आप एक दफ़ा अगर इस सर्कल में आ गए तो फिर रिपीटेडली आपको वो फिलर्स और बोटॉक्स लगवाने पड़ते हैं। अच्छा, वो 1 साल बाद फिर मेरा ख्याल है वो बॉडी आपको जिस हालत में मिलेगी 1 साल पहले वो उससे कम हो गया, अब वो ज़्यादा आ जाएगी, स्वेयर हो जाएगा ना। बिल्कुल। अब स्किन पहले ढीली थी, आपने उसको टाइट कर दिया उसे, अब वो जब ख़त्म होगा तो और ज़्यादा ढीली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो उसमें भी ये है कि पेशेंट यहाँ पे हमारी तो हम तो अपने सेंटर पे ब्रांड ही लगाते हैं और डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट होते हैं। वो तो हम पेशेंट को बता के हर चीज़ क्लियर करके जी हम ये चीज़ आपको लगा रहे हैं, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगी जी ये चीज़ मुझे इंसर्ट की जा रही है। तो इस मामले में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डेफिनेटली थोड़े से रेट्स हाई होते हैं, लेकिन ये है कि जो चीज़ बॉडी में, ये देखें ना, एक फॉरेन चीज़ आप बॉडी में इंसर्ट करें, अगर आप वो लो क्वालिटी की करेंगे थोड़े से पैसे बचाने के लिए, तो उसके इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी ख़तरनाक कभी कभी फॉर्म में चले जाते हैं। कभी एक फिलर जो है वो पहले ख़त्म हो जाता है, दूसरा बाद में ख़त्म हो रहता है, तो फेस एक अनइवन हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके और ऐसी चीज़ फिल करते हैं जो लॉन्ग टर्म चले। तो लाइफ के दूसरे सेक्टर्स पे बचत की जा सकती है, इस सेक्टर पे नहीं। इस मामले में मेरी यही गुजारिश भी है, मैसेज भी है कि आपका पेशेंट का ये राइट है कि वो ये पूछे कि जी कौन सी चीज़ आप मुझे जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ब्रांड है, क्या चीज़ है। तो वो हम तो रेपर भी दे देते हैं साथ में कि जी आप ले जाएं और आप ये अपने पास रखें, दिस इज़ द ब्रांड। इसके बाद कोई चीज़ और इससे बेहतर अवेलेबल नहीं है। सही है, तसल्ली होनी चाहिए पूरी हमारी भी, हम भी सेटिस्फाइड अपनी जगह पे और पेशेंट सेटिस्फाइड कि जो चीज़ मुझे लगाई गई है इट्स ओके। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फहीम अब्बास साहब और डॉक्टर बरकत साहब। सर कैसे हैं आप? असगर अंकल, लो असगर अंकल की कॉल ही कट गई है। असगर अंकल आपको दोबारा कॉल करना होगा, और आप जब भी कॉल करते हैं बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। रेगुलर कॉलर हैं जी हमारे ये। अच्छा जी, तो अब ट्रीटमेंट्स के हवाले से, एडवांस ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, एंटी एजिंग के हवाले से। आपने बता दिया कि किसी भी किस्म की अगर आपके चेहरे पे एज के हवाले से मसला है तो उसका इलाज मुमकिन है। कुछ लोगों के परमानेंट एक्नी के स्कार्स होते हैं, ठीक है, कि वो ख़त्म नहीं, कभी ज़िंदगी में एक्नी हुई, उन्होंने वो अपना टच करते रहे या वो स्कार छोड़ गए, तो क्या उनका भी खात्मा मुमकिन है? डेफिनेटली। अभी हमारे पास बेसिकली जब स्कारिंग होती है तो उसको हम ग्रेडिंग करते हैं, उसकी 3 ग्रेडिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। फिर हम जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं पेशेंट से। तो अभी हमारे पास इस वक्त जो है कॉमनली घर में भी कर सकते हैं पेशेंट, बाकी भी डर्मा रोलर एक अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि स्टरलाइजेशन को आपको जो है उसको जहन में रखना पड़ता है कि स्टरलाइजेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद फिर माइक्रो नीडल RF एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है, वो डीप से डीप स्कार को भी बड़े बेहतरीन तरीके से वो कर लेती है। उसके साथ साथ हम कुछ पेशेंट के सीरम और कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो साइट में यूज़ कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% तक जो है वो स्कारिंग बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिनका किसी एक्सीडेंट की वजह से, कुछ ऐसी कोई चोट लगने की वजह से भी चेहरे पे या कोई एक निशान है, तो उसको उसमें भी कमी आ जाती है। उसमें भी हम डिफरेंट मॉडलिटीज़ भी करते हैं और उसमें कभी कभी हम कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, स्किन को फ्लैप बना के फिर हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। कोई चोट का निशान आ गया, कोई पुराना कोई चिकन पॉक्स का आ गया या इस तरह से कोई चीज़ आ गई, तो उसको फिर हम एक प्रोसेस के तहत सर्जरी के तहत उसको अप्रॉक्सीमेट करके उसको कर देते हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, ज़रूरी बालों के हवाले से क्या एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, ज़रा ये हम आपसे जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और डॉक्टर बरकत अली शाह हमारे साथ हैं। आज स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम जो जदीद तरीन
ट्रीटमेंट है, जो तरीका इलाज है मेडिकल साइंस के हवाले से, आज हम उनके बारे में जान रहे हैं इनसे। एक कॉलर भी हमारे साथ है, ज़रा इन्हें शामिल करते हैं, फिर हम आते हैं वापस और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राना दानिश बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले तो आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रोग्राम आपका मैं डेली ही देखता हूँ माशाल्लाह। थैंक यू। थोड़ा सा आज कॉल बड़ी मुश्किल मिली है। थैंक यू सो मच जान साहब, थैंक यू सो मच। जो है वो जी थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा ही है जो खवातीन और जेंट्स का एक टाइप का ही होता है। आजकल आपने देखा होगा कि जेंट्स भी कुछ फेशियल वगैरह करवा रहे होते हैं अपनी शादी की तैयारियों में या पार्टी में, क्लींजिंग इधर उधर, छोटे मोटे पॉलर टाइप के जो ये सैलून बने हुए हैं, उसकी वजह से जेंट्स और लेडीज दोनों में जो स्किन के पोर्स होते हैं ये काफी ज्यादा खुल जाते हैं। ठीक है। अगर 18 ईयर्स से लेके एज 30 ईयर्स तक भी है लड़की या बॉय की, उनके भी पोर्स मैंने देखे हैं। हालांकि मैं कोई इस फील्ड से वाबस्ता नहीं हूँ, फिर भी ये पोर्स बहुत ज्यादा खुल जाते हैं जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल ढीली हो जाती है और एज बंदे की उस अगर वो 26 का है तो वैसे 35 का अबव लगने लगता है। ठीक तो है। डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट में क्या कुछ ऐसा है जो कि इन पोर्स को बंद कर दे दोबारा से और वो पोर्स बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते हैं वो हो जाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। क्या ये पोर्स का खुल जाना बाकी एक मसला है? जी डेफिनेटली, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कॉमन इसलिए है ओपन पोर्स का मसला कि ज़्यादा उन लोगों में जिनकी ऑयल स्किन होती है उनमें ओपन पोर्स का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। और लकली अब हमारे पास कुछ टॉपिकल मेडिसिन्स भी ऐसी अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक बायोसेल पोर वेनिशर वगैरह, पोर मिनिमाइजर्स। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट है। सुबह शाम आप टॉपिकली अप्लाई करें उसको। और बाकी हमारे पास हाइड्रापील सिस्टम्स हैं जिससे हम जो है 3 सेशंस होते हैं, 1 सेशन पर मंथ के हिसाब से, और उसके बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं जिसमें पोर्स क्लोज और जो फेस स्मूथ और बाकी सारी चीज़ें। रहा शादी वगैरह के सिलसिले में, तो उसमें भी हमारा एक सिलसिला ये होता है कि जो लड़की बच्चियाँ जिनकी शादी वगैरह करीब में होती हैं, इवन मेल्स भी, तो उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि बिफोर मेरे जो इवेंट है आपका उससे 8-10 दिन पहले अगर आप एक सेशन हाइड्रापील का जो हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम है ले लेते हैं तो उसमें फिर फ़ायदा ये होगा कि आपको मज़ीद किसी पार्लर में जाके केमिकल्स अप्लाई करने की वो लो क्वालिटी और बाकी चीज़ें, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। अच्छा, यानी कि कोई 10-15 दिन पहले, तकरीबन 1 वीक बिफोर भी अगर है तो इट्स सफिशेंट। ठीक है। इसमें यह है कि 2 दिन के बाद आपकी अपनी स्किन की न्यू स्किन की रीजनरेशन शुरू हो जाती है, तो बड़ा खूबसूरत लुक जो है वो आपके फेस पे आ जाता है, फ्रेश लुक आ जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, सही है। ठीक है, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गैर ज़रूरी बाल, ख़ास तौर पे चेहरे के गैर ज़रूरी बाल जो हैं उससे मर्द हजरात भी तंग हैं, और सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी तंग हैं। जो शेव के ऊपर वाला एरिया यहाँ पे बाल होते हैं वो मर्दों को थ्रेडिंग करवानी पड़ती है और वो बड़ा एक तकलीफ दह प्रोसेस होता है जो हर 3-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद उन्हें दोबारा करना पड़ता है। तो अच्छा, ख़वातीन भी जो हैं वो अपने चेहरे के जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो आप बताइए कि ये क्यों होता है और फिर उसके बाद आप इसको हल कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो एक्सेसिव हेयर से हिस्ट्रिज्म कहते हैं हम इसको, और ये बेसिकली हार्मोनल इशू होता है, लेडीज़ में ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से आपके फेस पे एकनी का आना, हिस्ट्रिज्म, चेहरे पे बालों का आना, वेट बढ़ना, कभी कभी हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंड्रोजेनिक हार्मोन की वजह से होती हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है हिस्ट्रिज्म के साथ, तो उसमें सिर्फ हम जो है वो लेज़र पे रिलाई नहीं करते, बल्कि हम उसका एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसमें उसके हार्मोनल प्रोफाइल सारा करवाया जाता है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स भी रखी जाती हैं, और साथ साथ में जो है वो हम लेज़र और बाकी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हमारे पास, जैसे HRFHR सिस्टम है, हमारे पास डायोड लेज़र सिस्टम है इस वक्त 3 वे, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम हमारा जो गोल्ड प्लेटेड नीडल जो हम इंपोर्ट करते हैं UK से, उससे हम करते हैं। तो ट्रीटमेंट फेज़ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, जस्ट लाइक जैसे इंसान की एज स्टेप्स होते हैं ना कि ये टीन एज है, अभी ये मिडिल एज है, ये इस तरह से हेयर्स की भी 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं। तो जो लेज़र है वो एक पर्टिकुलर स्टेज को हिट करता है, तो इस वजह से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के करीब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इज़ मच बेटर, हिस्ट्रिज्म का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होता है, लेडीज़ में भी जेंट्स में हमारे पास काफ़ी क्लाइंट एज हैं जो एक्सेस हेयर ग्रोथ जैसे फेस वगैरह पे है,
तो उसमें भी बड़े बेहतरीन रिजल्ट, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये मार्क है हमारा, यहाँ ऊपर वाले बाल हट जाएँ तो उस मार्क को हम फॉलो करते हैं और एक सिस्टम चलता रहता है, अल्टीमेटली वो फिनिश हो जाता है। तो ये कितना टाइम पीरियड आपने बताया? अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, एक साल तक हाँ। होता है। तो ये कितनी सिटिंग्स होती हैं? 3 महीने तक तो थोड़ी सी सिटिंग्स फ्रीक्वेंट होती हैं और आफ्टर 3 मंथ वो फिर देर से होती हैं। अब जब हेयर्स का कलर आपका नेचुरल ब्लैक है तो उसमें लेज़र का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब एज के ऐसा स्टेप में है आप, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, वाइट है, तो उसमें फिर लेज़र्स का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। उसमें फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ आ जाते हैं। जो ऐसे पेशेंट हैं जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन हैं, ब्लैक और वाइट दोनों हैं, तो उनको फिर हम दोनों ही तरीके से चलाते हैं, एक सिस्टम बना के दे देते हैं उनको, जिसमें जो है लेज़र और इलेक्ट्रोलाइसिस वो कॉम्बिनेशन में चलती है। एक स्टेज के बाद एक इलेक्ट्रोलाइसिस ख़त्म हो जाती है, जब हम देखते हैं कि ग्रे हेयर्स ख़त्म हो गए, फिर हम सिर्फ लेज़र पे चलाते हैं। अल्टीमेटली जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो फाइल इज़ क्लोज्ड। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये हो गया। उसके अलावा ये बताइए कि पेशेंट को जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से कहीं जाना होता है तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है? तो वो किन चीज़ों को जहन में रख के चूज़ करे कि मुझे कहाँ जाना है? और एक्चुअली क्योंकि आपके पास भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अपने हवाले से क्या कहेंगे कि पेशेंट आपके पास आपको क्यों चूज़ करे, आप लोगों के पास क्यों फ़ैसला करे आने का? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा। जी डेफिनेटली। भाई साहब, अब ये सिलसिला है कि क्वालिटी ऑफ मशीन्स, आप रेंडमली भी किसी से पूछते हैं कि जी ये कहाँ पे ये बेहतर ट्रीटमेंट होगा, तो एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस होगा वो आपको गाइड करेगा कि जी फ़लाँ जगह पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर हम सिंपल एक PRP को ही ले लें, तो आप एक ऐसे सेटअप में अगर बैठे हैं जहाँ पे आपका एक लिमिटेड सेटअप है, छोटा सा, और उसमें आप वो PRP, तो डेफिनेटली जो ब्लड प्रोसेसिंग का जो सिलसिला होता है वो इतना अफेक्टिव नहीं होता। उसमें जो सेल्स की जो नंबर ऑफ सेल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको नहीं मिलते। ये एक सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस कहते हैं हम, एक ट्रेडिंग छोटी सी मशीन पे करने पे एक बड़ी मशीन और कंप्यूटराइज सिस्टम में करने बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, तो ये फिर वो लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ मैंने तो PRP करवाई है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, ये वो लोग होते हैं डेफिनेटली, वो ऐसी जगह से कि जहाँ पे कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, तो आपका कहना है कि अगर आपके पास से किसी पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो उससे पूछा जाए, अगर वो आपको मुतमईन करता है उसका रिजल्ट, तो तब आप उस जगह पे जाएं। डेफिनेटली। ठीक है। तो आप फर्स्ट करें, देखें अगर PRP को हम एग्जाम्पल ले लें, ब्लड ड्रॉ करने से लेके ब्लड प्रोसेस करने तक जब आपके पास सारी टीम उसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो जब हम लैब से ब्लड लेते हैं तो साथ में हम चिट भी लेते हैं कि जिसमें प्लेटलेट काउंट कितना है। ठीक है। आप मुझे बताएं, ये जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, क्या इधर जाना चाहिए? साहब डिपेंड करता है कि क्या मॉडलिटीज़ वहाँ यूज़ हो रही हैं, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। हम अनफॉर्चुनेटली इतने डिस्काउंट्स नहीं देते क्योंकि हमारा जो काम है, सिलसिला है, उसमें हम पेशेंट के बेनिफिट में ज़्यादा जाते हैं। डिस्काउंट्स वगैरह वाला इस तरह इस सच हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ हैं, वक्त भी बहुत कम है, जल्दी से कॉल लेते हैं, जल्दी आंसर करेंगे और फिर इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओह ग्रेट। अच्छा, मुझे और ये बताइए कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? नहीं, मसला यही है कि ट्रीटमेंट सब बेनिफिशियल होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है और एक्सपर्टी क्या है। ओके। करने वाला कौन है? जैसे लास्ट टाइम हमने कहा, बताया मैंने कि हमारे पास डॉक्टर के अलावा जो क्वालिफाइड स्किल डॉक्टर है, उसके अलावा किसी को अलो नहीं है कि वो पेशेंट के साथ डील करे किसी भी किस्म की। मैं टेक्नीशियन पे कभी नहीं छोड़ता, उनको अलो ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो अगर एक्सपर्ट हैंड्स में हैं तो दे आर वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। अगर नहीं तो वही टेक्नोलॉजी, वही चीज़ आपको ऐसा नुकसान देगी जो कि इरिपेरेबल होगा। ठीक है। अच्छा, गिरते हुए बालों के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और सिर्फ इन दी एंड जो है वो शैम्पू चेंज करके वो कहते हैं कि बस वेट कर रहे हैं या कोई ऑयल वगैरह दे देते हैं। तो क्या ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसमें भी कोई इसका हल मौजूद है? डेफिनेटली, बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट मीज़ो PRP विथ मीज़ो है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक एक बाल के रूट में हम जो चीज़ प्रिपेयर करते हैं
हमारे पास जब सीरम आता है तो हम उसमें बूस्टर सेट करते हैं, एंटी हेयर फॉल और इस उसके बाद जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत बेहतरीन, और पहले सेशन के बाद ही पेशेंट को फील हो जाता है कि जी अच्छा पहले फेज़ में आपके हेयर फॉल रुकता है, हाँ सेकेंड फेज क्योंकि न्यू हेयर्स की ग्रोथ होती है 90 डेज प्लस। हाँ ठीक है। तो सर ये बता दीजिए कि जो जितना भी नीडल वाला और ये पीआरपी से मुतालिक जो काम होता है, इसमें तकलीफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना? कैसे तकलीफ तो नहीं है ना? जो ट्रेडिशनल पीआरपी है जैसे लोग करते हैं नीडल, वो इट्स वेरी रियली पेनफुल, जिसमें आपको बिफोर प्रोसीजर नर्व ब्लॉक लगाने पड़ते हैं बाकी। लेकिन जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ, 6 साल की बच्ची का एक हेयर फॉल का इशू था, इट वाज अगेन ठीक है। लगता है मुझे खुद किसी दिन जाना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी मुफीद मालूमात रही हैं। अगले जो हमारे प्रोग्राम होंगे इसमें ज़रा और मज़ीद चीज़ें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। दोस्तों फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।